नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल मैकेनिकल ब्रांच में सब्जेक्ट कोड 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसमें चैप्टर नंबर 1 सरल प्रतिबल एवं विकृति, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पर आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षीय बल जो होता है वो क्या होता है, या उसको हम प्रत्यक्ष बल भी कहते हैं, डायरेक्ट फोर्स, और अपरूपण बल क्या होता है। इसी तरह से संपीड़न बल, तनाव बल इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इस पूरे अध्याय में हम जब भी कोई बल की बात करेंगे तो वो अक्षीय बल ही होगा, चाहे वो अक्षीय उसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। और अक्षीय बल जो होता है वो हमेशा वो जो रॉड होती है उसके जो दो एंड्स होते हैं क्रॉस सेक्शन के, उनकी जो सीजी होती है उनको उनसे पास होती हुई निकलती है, वो होती है रॉड की एक्सेस। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे प्रतिबल और विकृति के बारे में। देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने किसी रॉड के ऊपर, ये उसकी एक्सिस है, मैंने बार से एक फोर्स लगाया P, तो ये जो छड़ का जो पदार्थ है वो इस बल का विरोध करेगा। तो क्या होगा, जितना बल लगाया उतना ही इसके अंदर प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाएगा। उसको मैं कह रहा हूँ R। इधर भी और उधर भी, ये है प्रतिरोधी बल। यानी अगर मैं इस एंड की बात करूँ तो ये तो फोर्स और ये प्रतिरोधी बल, और उस एंड की बात करूं तो वो तो फोर्स और ये प्रतिरोधी बल। और साम्य अवस्था में हमेशा जो R होगा वो P के बराबर होगा। हम इस छड़ के किसी भी खंड पर देख लें, हमेशा दो बल कार्य करेंगे एक दूसरे के बराबर और विपरीत। कितने? P के बराबर, और R हमेशा P के बराबर होगा। तो ये हुआ प्रतिरोधी बल, ये है बाह्य बल। अब ये जो छड़ है इसका हम देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लीजिए छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो A है, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बल लगाया ना बार P, उसके साथ में 90 डिग्री पर होता है, बल के साथ में लंबवत होता है। बल की दिशा ये है तो इसके 90 डिग्री पर ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वो जब हम साइड से देखेंगे तो पता पड़ेगा कितना है। वो अगर सर्कल हो गया तो उसका एरिया निकलेगा सर्कल के एरिया के हिसाब से, आयत हो गया तो आयत, वर्ग, जैसा भी होगा वो आपको प्रश्न में दिया होगा। अब अगर मैं ये जो प्रतिरोधी बल है R, इसके अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग लगा दूं, किसमें? P में, R के अंदर। R क्या था? R था आपका प्रतिरोधी बल। अगर मैं प्रतिरोधी बल के अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग लगा दूं तो इसको हम कहते हैं प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस जो है, प्रतिबल जो है वो हो गया R/A। प्रतिबल को सामान्यतया स्मॉल p या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और R जो है आपको मैंने बताया था बाह्य बल P के बराबर होता है। यानी प्रतिबल जो हो गया वो हो गया फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जो प्रतिबल की परिभाषा है उसमें लिखा जाएगा कि प्रतिरोधी बल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और प्रतिरोधी बल जो होता है वो बाह्य बल के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इसकी इकाई क्या होगी? देखिए, जो बल होता है वो होता है न्यूटन में, और एरिया जो होता है वो होता है मिलीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब जो प्रतिबल होगा उसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये सामान्यतया
कुछ और भी हो सकती है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसा यूनिट के अंदर ये न्यूटन पर mm स्क्वायर ही काम में लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया प्रतिबल के बारे में। जब किसी छड़ पर हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो उसमें बल के बराबर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, और वो प्रतिरोधी बल जो होता है प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको अपन कहते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। अच्छा, अगर बल जो है तनाव है तो प्रतिबल भी तनाव का कहलाएगा, और बल अगर संपीड़न है तो प्रतिबल भी संपीड़न हो जाएगा। जैसा बल होगा ना वैसा ही प्रतिबल होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ऊपर से छड़ लटक रही है, और यहाँ पे ये इसकी एक्सिस है, और यहाँ हमने बाहर से कोई बल लगा दिया P, तो यहाँ एक प्रतिक्रिया होगी, उसे कहेंगे R, और ये R भी P के बराबर है। अब मान लीजिए इस छड़ का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं छड़ को यहाँ से मान लीजिए काटूँ, तो देखूँगा इसको काटने के बाद में, इसे काट के मैंने अलग कर दिया, तो हो सकता है इसका ये जो सेक्शन मैंने लिया ए मान लीजिए, इस पर मैं देखूँ छड़ को ऊपर से, तो हो सकता है ये कि खोखली हो, कि मैंने खोखली छड़ बना दी। यानी छड़ को अगर ऊपर से देखूँ मैं काटने के बाद, तो ये खोखली हो गई, खोखली वृत्ताकार। अगर इसका बाहर का व्यास कैपिटल D है और अंदर का व्यास स्मॉल d है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई d स्क्वायर बटा 4 माइनस पाई स्मॉल d स्क्वायर बटा 4, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब एरिया जो होता है सर्कल का, देखिए ये सर्कल है और ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मैं आर को लिख दूं व्यास का आधा, तो गलत नहीं होगा, व्यास का आधा ही होती त्रिज्या, और ये आप देखेंगे तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 हो गया। तो वैसे तो जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये वाला, लेकिन अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर बजाय त्रिज्या के हमेशा जो मानक नाप होता है किसी छड़ का, उसके व्यास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हम जब भी कभी एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर काम में नहीं लेंगे, हम पाई बाई 4 डी स्क्वायर काम में लेंगे। इसलिए मैंने कहा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4, और अंतर्गत जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई स्मॉल डी स्क्वायर 1/4, और घटा देंगे क्योंकि खोखला है ना, तो ये बार वाले सर्कल में से अंदर का घटाएंगे तो ये जो ठोस भाग है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने इस अब तक जो पढ़ाया है उसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रतिबल कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको प्रतिबल ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधी बल निकालना पड़ेगा, प्रतिरोधी बल, और प्रतिरोधी बल जो होता है वो बाह्य बल के बराबर होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जब भाग लगाएंगे तो प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा हम एक और बात करने जा रहे हैं आपके लिए, वो है विकृति। वो क्या है? विकृति। देखिएगा विकृति, प्रतिबल के बाद में हमको सीखना है विकृति के बारे में। विकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन, उसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से। जैसे मान लीजिए हमने किसी छड़ पर कोई बल लगाया, तनाव बल, और इस बल के प्रभाव से इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो गई। मान लीजिए छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई थी, इनिशियल लेंथ, वो L थी, और जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो डेल्टा L हो गई। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि वृद्धि हो। मान लीजिए बल होता संपीड़न, हम हमेशा अक्षीय बल की बात करेंगे। अब ध्यान रखना इस चीज़ को। मान लीजिए हमने इसको कहा ये बाई बल लगाया P, संपीड़न लगाया हमने, दबाया छड़ को, दबाएंगे तो दिखती बात है लंबाई में कुछ कमी होगी। मान लीजिए ये तो है उसकी प्रारंभिक लंबाई, और ये है उसकी लंबाई में कमी डेल्टा L।
तनाव बल था, लंबाई में वृद्धि थी। संपीड़न है, लंबाई में कमी है। हम संक्षेप में ये कहेंगे डेल्टा एल के लिए हम कमी या वृद्धि का प्रयोग नहीं करके हम कहेंगे छड़ की लंबाई में परिवर्तन, छड़ की लंबाई में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अब जो ये विकृति है जिसके लिए मैंने कहा स्मॉल ई, ये डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और उसमें आरंभिक लंबाई का भाग लगा दिया, तो ये जो मान प्राप्त होगा इसको हम कहेंगे विकृति। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये इकाई रहित है, ये इकाई रहित है। क्यों? अगर मैं कहूँ डेल्टा एल mm में है और एल भी mm में है, mm कट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पर ध्यान ही रखना होगा कि जो डेल्टा एल और एल है इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि छड़ की लंबाई में वृद्धि हुई मान लीजिए 0.2 mm और जो छड़ की आरंभिक लंबाई थी वो थी 1.82 मीटर, और आपसे कहा जाए विकृति ज्ञात करो, तो पहले तो आप ध्यान से देखें ये mm में है और ये मीटर में है, तो पहले इस मीटर को बदलेंगे mm में या mm को बदलेंगे मीटर में, पर मीटर को mm में बदलना आसान होता है। तो 1.82 को गुणा करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 1820 आ जाएगा। 1000 से गुणा कर दिया ना इसको, ये आ गया 1820 mm। अब मैं निकालूंगा विकृति E, ये कैसे निकल जाएगी? डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना था? 0.2, एल कितना है? 1820। तो ये 2 ऊपर एक पॉइंट हटेगा ना, तो नीचे ये एक जीरो बढ़ जाएगा, 18,200 हो जाएगा, यानी कि 1/9100। इसकी कोई इकाई नहीं होगी, यहाँ से आ गया बस। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन कैलकुलेटर से। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको रिवाइज करता हूँ। अक्षीय बल जब P लगाते हैं किसी छड़ के ऊपर, तो उतना ही प्रतिरोधी बल R उत्पन्न हो जाता है। जितना बल लगाते हैं ना उतना ही होता है प्रतिरोधी बल। और ये जो प्रतिरोधी बल है R, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो इसका मान होता है उसको कहते हैं प्रतिबल। यानी कि R में छड़ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका भाग लगाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसको कहेंगे स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल। और जो प्रतिरोधी बल होता है R, वो बाई बल के बराबर होता है, तो हमने R की जगह P लिख दिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रेस स्मॉल p इज इक्वल टू फोर्स कैपिटल P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। और फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो स्ट्रेस हो गया न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने कोई एग्जांपल लेके आपको बताया कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपको अगर बल पता है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। इसी तरह से मैंने समझाया स्ट्रेन के बारे में। हम जब किसी रॉड पर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। वृद्धि कब होती है? जब आप तनाव बल लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। कमी कब होती है? जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, यानी कि संपीड़न बल लगाते हैं। और वो जो लंबाई में कमी या वृद्धि जो भी होती है उसके अंदर आरंभिक लंबाई का जब भाग लगाएंगे तो जो प्राप्त मान होगा डेल्टा एल अपॉन एल, उसको हम विकृति कहेंगे। और विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया था, डेल्टा एल और एल बता के फिर मैंने भाग लगा के विकृति निकाल दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को इसको भेजें इस चीज़ को। और मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स नहीं बल्कि सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और कई विषय जिसके मैं बराबर वीडियो बना रहा हूँ आपको मिलते रहेंगे स्वतः ही, और आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।